एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को कि मैं आप लोगों को आपके हिस्ट्री के एग्ज़ाम से पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चन सीरीज़ की ये फर्स्ट वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो दोस्तों, राइट नाउ जो ये क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो चलिए गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि सबसे पहले हम कौन से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमसे पूछा गया है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु ऐतिहासिक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। सो गाइस, जो हमारा लिटरेचर वाला जो सोर्सेज है उनके बारे में हमसे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पूछा गया। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में नज़र आ रहा हो तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे जो लिटरेसी सोर्स हैं उनके बारे में हमसे पूछा गया है कि उनकी हेल्प से हम किस तरीके से एशियंट इंडिया की हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड वन बाय वन करके सारे पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एंड आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करा दूँगी एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। सो दोस्तों, चलिए फटाफट से वन बाय वन करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है परिचय। भारत के इतिहास के संदर्भ में सर्वाधिक स्रोत साहित्यिक स्रोत हैं। प्राचीन काल में पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी गई इन पुस्तकों को पांडुलिपियाँ कहा जाता था। पांडुलिपियों को ताम्र पात्रों तथा भोज पात्रों पर लिखा जाता था। इन प्राचीन साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है धार्मिक साहित्य। तो हमारा जो प्राचीन साहित्य है उसको अध्ययन करने में जो स्रोत हमारे पास हैं, साहित्यिक स्रोत, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें से हमारा पहला पार्ट है धार्मिक साहित्य। हमारा सबसे पहला पॉइंट है धार्मिक साहित्य। भारत में प्राचीन काल में तीन मुख्य धर्म हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म का उदय हुआ। इन धर्मों के विस्तार के साथ साथ विभिन्न दार्शनिक विद्वानों तथा धर्म आचार्यों द्वारा अनेक धार्मिक पुस्तकों की रचना की गई। इन रचनाओं में प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति, स्थापत्य, लोगों की जीवन शैली व अर्थव्यवस्था इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। धार्मिक साहित्य की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य। हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक है। प्राचीन भारत में इसका उदय होने से प्राचीन भारतीय समाज की विस्तृत जानकारी हिंदू धर्म से संबंधित पुस्तकों से मिलती है। हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथ, पुस्तकों तथा महाकाव्य इत्यादि की रचना की गई है। इनमें प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण एवं महाभारत। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इन धार्मिक ग्रंथों से प्राचीन भारत की राज व्यवस्था, धर्म, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलती है। दोस्तों, आप लोगों को मैंने अभी ऊपर बताया कि बेसिकली जब हम साहित्य की बात करते हैं तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंदर भी हमें तीन मुख्य धर्मों के बारे में पढ़ना है: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो सबसे पहले हमने हिंदू धर्म के बारे में देखा कि बेसिकली हिंदू धर्म के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तकें आती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्रंथ आते हैं, और उसके बाद अब हम वन बाय वन करके इन पुस्तकों, इन ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, हमारा जो पहला पॉइंट है हिंदू धर्म के अंदर वो है वेद। हिंदू धर्म में वेद अति महत्वपूर्ण साहित्य है। वेदों की कुल संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं। ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक में से एक है। इसकी रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय काल में की गई थी, जबकि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना लगभग 1000 से 1500 ईसा पूर्व के समय काल में की गई थी। ऋग्वेद में देवताओं की स्मृतियां हैं। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के नियमों तथा अन्य धार्मिक विधि विधानों से है। सामवेद का संबंध यज्ञ के मंत्रों से है, जबकि अथर्ववेद में धर्म, औषधि तथा रोग निवारण इत्यादि के बारे में लिखा गया है।
सो दोस्तों ये हो गया हमारा वेद से रिलेटेड पॉइंट। वेदों के बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख ली। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेदांग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वेदांग वेदों के अंग है। वेदांगों में वेदों के गुण ज्ञान को सरल भाषा में लिखा गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद व ज्योतिष्य कुल 6 वेदांग है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गाइस उपनिषद। उपनिषदों की विषय वस्तु दार्शनिक है। ये ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रश्नोत्तर के माध्यम से अध्यात्म व दर्शन के विषय पर चर्चा की गई है। उपनिषदों में ईश्वर और आत्मा के स्वभाव संबंधों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये भारतीय दर्शन की प्राचीनतम पुस्तकों में से एक है। उपनिषद कुल 108 है। तो गाइज हमने हमारे उपनिषद से रिलेटेड पॉइंट भी देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मृतियाँ। स्मृतियों में मनुष्य के जीवन के संपूर्ण कार्यों की विवेचना की गई है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ये वेदों की अपेक्षा कम जटिल हैं। इनमें कहानियों व उपदेशों का संकलन है। इनकी रचना सूत्रों के बाद हुई है। मनुस्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन स्मृतियां हैं। मनुस्मृति पर मेघ तिथि और गोविंद राज ने टिप्पणी की है, जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति पर विश्वरूप और ज्ञानेश्वर ने टिप्पणी की है। ब्रिटिश शासन काल में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। अंग्रेजी में इसका नाम द जेंटू कोड रखा गया। आरंभ में स्मृतियाँ केवल मौखिक रूप से अघोषित की जाती थी। स्मृति शब्द का अर्थ है स्मरण करने की शक्ति। तो दोस्तों हमारा स्मृति वाला पॉइंट भी हो गया। स्मृति में आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, जो पॉइंट, वो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश शासन काल में वॉरेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल का गवर्नर था, उसने मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, आपको इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो गाइज ये हमारा स्मृति से रिलेटेड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुराण। पुराणों में सृष्टि, प्राचीन ऋषि मुनियों व राजाओं का वर्णन है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। प्राचीन आख्यानों का वर्णन होने से इन्हें पुराण कहा जाता है। इनकी रचना संभवतः ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व की गई है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मण पुराण तथा भगवत पुराण काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन पुराणों में विभिन्न राजाओं की वंशावलियों का वर्णन है, इसलिए ये पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पुराणों में विभिन्न देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप, पुण्य, धर्म, कर्म इत्यादि का वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण में सतवाहन वंश का वर्णन है, जबकि वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। अग्नि पुराण में गणेश पूजा की विवेचना की गई है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। सो दोस्तों ये हो गया हमारा पुराणों से रिलेटेड कंप्लीट पॉइंट। पुराणों की हेल्प से भी हमें प्राचीन इतिहास को जानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रचना के समय रामायण में 6000 श्लोक थे, परंतु समय के साथ इसमें बढ़ोतरी होती गई। श्लोकों की संख्या पहले बढ़कर 12000 हुई तथा इसके पश्चात ये संख्या 24000 तक पहुंच गई। 24000 श्लोक होने के कारण रामायण को चतुर्वर्षीय संहिता भी कहा जाता है। रामायण को कुल 7 खंडों में विभाजित किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गाइज महाभारत। महाभारत विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य में से एक है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। ये एक काव्य ग्रंथ है। इसे हम पंचम वेद भी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध यूनानी ग्रंथ इलियड और ओडिसी की तुलना में काफ़ी बड़ा है। इस रचना के समय इसमें 8800 श्लोक थे, जिसके कारण इसे जय संहिता भी कहा जाता है। कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24000 हो गई, जिसके कारण इसे भारत कहा गया। गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1 लाख होने पर इसे महाभारत कहा गया। महाभारत को 18 भागों में बांटा गया है। तो गाइस ये हो गया हमारा हिंदू धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है वो सारे पॉइंट। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ इसके साहित्य में भी वृद्धि हुई।
बौद्ध साहित्य के मुख्य अंग जातक और पिटक है। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन है। ये कथाएं हैं, इनमें प्राचीन भारत के समाज की जानकारी मिलती है। पिटक सबसे पुराना बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ है। त्रिपिटक की रचना महात्मा बुद्ध के निवारण के पश्चात की गई थी। इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्मा पिटक। त्रिपिटक में प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का आभास होता है। तो गाइज ये हो गया हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे पॉइंट। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से संबंधित साहित्य। प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता था। इसमें महावीर के द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों का वर्णन है। ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके 12 अंग, 12 उपअंग और 10 परिकरण व 6 छंद सूत्र हैं। इनकी रचना जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई है। इनकी रचना प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश में की गई है। जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में किया गया था। अन्य मुख्य जैन ग्रंथ आचार अंग सूत्र, भगवती सूत्र, परिअष्ट पर्वन व बृहद्बाहु चरित्र है। तो गाइज ये हो गया हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूरा पॉइंट, जैन धर्म से रिलेटेड पूरा पॉइंट। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया कि हमारा जो ये साहित्यिक स्रोत है इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो हो गया हमारा धार्मिक साहित्य और जो हमारा दूसरा पार्ट है वो हो गया हमारा गैर धार्मिक साहित्य। धर्म के अलावा अन्य साहित्य को धर्मांतर साहित्य कहा जाता है। इसमें ऐतिहासिक पुस्तक, जीवनी इत्यादि शामिल हैं। गैर धार्मिक साहित्य में विद्वानों व कूटनीतिज्ञों की रचना प्रमुख है। ये साहित्य अपेक्षाकृत सटीक है। इससे प्राचीन राज्यों में विद्यमान राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, लोगों की जीवन शैली तथा तत्कालीन समाज के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों वो है पाणिनि का अष्टाध्यायी। 6वीं शताब्दी में पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समाज पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा पॉइंट है हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य काल में कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस तथा सामदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर से मौर्य काल के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इन पुस्तकों में तत्कालीन धार्मिक, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था के सभी पहलुओं के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जितनी भी बुक्स के नाम मेंशन किए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इन बुक्स के नामों को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य तथा कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र से शुंग वंश के इतिहास के बारे में ज्ञान होता है। शूद्रक द्वारा रचित मच्छकटिमक तथा दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित्र से गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाण भट्ट द्वारा लिखी गई हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र में सम्राट हर्षवर्धन के गुणगान किए गए हैं। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जबकि वाकपति द्वारा रचित गौडवाहों में कन्नौज के शासक यशोवर्मन और विल्हण के द्वारा रचित विक्रमदेव चरित्र में कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य पष्ट की उपलब्धियों का गुणगान किया गया है। इसके बाद है हमारा संध्याकर नंदी की रामचरितमानस में पाल राजा रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन है। हेमचंद द्वारा रचित द्वार आश्य काव्य में गुजरात के शासक कुमारपाल की उपलब्धियों का गुणगान किया गया है। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है
कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी भारतीय इतिहास की कालक्रम के लिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें विभिन्न राजाओं की वंशावलियों का विस्तृत विवरण किया गया है। ये पुस्तक 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखी गई थी। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। दक्षिण भारत के इतिहास के संबंध में संगम साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है। ये साहित्य अधिकतर तमिल और संस्कृत में है। संगम साहित्य में चोल, चेरा तथा पांड्य शासनकाल की सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति आदि का विस्तृत वर्णन है। उसके बाद के इतिहास की जानकारी हमें और अन्य किताबों से मिलती है। तो गाइज़, ये हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट है वो है हमारा निष्कर्ष। तो आपको निष्कर्ष ज़रूर लिखना है अपने क्वेश्चन के आंसर में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष में मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में साहित्यिक स्रोतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा इनके ज़रिए हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के राजवंशों, समाज, अर्थव्यवस्था तथा आम लोगों की जीवन शैली आदि के बारे में पता चलता है। परंतु कुछ साहित्यिक स्रोत पौराणिक कहानियां महसूस होती हैं जिन पर पूरी तरह से विश्वास कर पाना थोड़ा सा असंभव महसूस होता है। परंतु फिर भी अगर कुछ काल्पनिक कहानियों को हटा दिया जाए तो साहित्यिक स्रोत हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट में आपको इस तरीके से एक निष्कर्ष लिखना है जो कि आप लोगों के आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए सारे पॉइंट बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर मैंशन किए हैं, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके नाम ज़रूर ध्यान रखने, जो कि आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करने होंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये मेहनत आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरा ये हार्ड वर्क आपको अच्छा लगा हो एंड गाइस आप लोगों को इन वीडियोस की हेल्प से आपके एग्ज़ाम में मदद मिले, तो प्लीज़ गाइस इन वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।